हेलो एवरीवन। आज डेट है 18 दिसंबर 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल में फर्स्ट आर्टिकल होगा वो इनऑर्गेनिक वेस्ट से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके का एक प्लांट लगाया गया है कर्नाटका में, तो उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट होगा हमारे इंडिया को, वो सारे फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इंडिया और यूके रिलेशन को लेकर के है। अभी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हमारे इंडिया विजिट पर आए थे, तो उनको हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे निकल कर आए हैं। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएस ने टर्की पर सैंक्शंस लगा दिए हैं क्योंकि उन्होंने रसिया से कुछ डिफेंस सिस्टम खरीदा है, तो उससे यूएस को क्या क्या कंसर्न है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो कर्नाटका का जो सीएम है बीएस येदुरप्पा, उन्होंने बिदादी में एक 11.5 मेगावाट का एक प्लांट एस्टेब्लिश किया है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस के लिए किस तरीके से उपयोगी है। देखो, 2 दिसंबर को कर्नाटका के सीएम ने इस प्लांट को एस्टेब्लिश किया, फाउंडेशन रखा। इस प्लांट से ये आशा की जा रही है कि हर दिन 600 टन जो वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट, उसका यूज किया जाएगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इनऑर्गेनिक वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे हमारे किचन से जो डस्ट जो कचरा निकलता है, जिसको हम डंप करके जिसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे प्लास्टिक, और ये जो हमारी प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, बोटल्स होती हैं, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब दोबारा से उनको खाद के रूप में चेंज नहीं कर सकते, तो उनका यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। देखो, बेंगलुरु जो है ना, कलकत्ता की जो राजधानी बेंगलुरु है, उसमें हर डेली 5,000 टन वेस्ट निकलता है। इस 5,000 टन वेस्ट में से जो 2,500 जो टन है वो ऑर्गेनिक निकलता है। 1,000 टन इनर्ट मटेरियल क्या होता है? स्वीपिंग वेस्ट। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, घरों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें पत्थर, बजरी, ये सब कुछ जो निकलती है उसको बोलते हैं इनर्ट मटेरियल। और 1,500 टन जो कचरा निकलता है वो होता है इनऑर्गेनिक। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो कचरा निकलता है उसमें 30 से 40% तक वो तो सेग्रीगेटेड होता है, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग अलग होता है, लेकिन जो बचा हुआ जो कचरा है वो एक जगह मिक्स होता है। और उस बचे मिक्स में से 40% तक इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है। अब ये जो इस कचरे से, इनऑर्गेनिक से कैसे एनर्जी बनाई जाएगी, उसके लिए ये वेल प्लांट है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये आरडीएफ होता क्या है। इसमें सबसे पहले बताया गया है आरडीएफ के बारे में, मतलब रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो इनऑर्गेनिक जो कचरा निकलता है ना, उसमें से जो बैड क्वालिटी प्लास्टिक और उसके अलावा यूज किए हुए कपड़े के पीसेज जो होते हैं उनको प्रोसेस्ड किया जाता है। और प्रोसेस्ड जब उसको किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। देखो, ये जो टर्म है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टर्म को लेकर, तो इस टर्म को हमें ध्यान रखना है। ये जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है, आरडीएफ है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफी है। मतलब 2,500 किलो जूल पर किलोग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल की। आगे इसमें बताया गया है कि कैसे सबसे पहले इनऑर्गेनिक वेस्ट आता है, उस इनऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस्ड करके आरडीएफ बना लिया जाता है। और इस आरडीएफ को पहले स्टीम एनर्जी में चेंज किया जाएगा। उस स्टीम एनर्जी में चेंज करने के बाद में मतलब कोयला और जो दूसरे मटेरियल जो जलाते हैं ना, उनका यूज नहीं किया जाएगा। उस स्टीम एनर्जी को बाद में किस में चेंज कर लिया जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इस तरीके से ये फ्यूल काम में लिया जाएगा। अ- देखो, सबसे पहले हमें प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि ये एनर्जी प्लांट जो हम बता रहे हैं कि जो आरडीएफ हम यूज करेंगे उसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले जो कचरा निकलता है किसी भी जगह से, मान लो कोई कचरा निकला, उसको हम अलग कर लेंगे। किसको? ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक को।
अब जो ऑर्गेनिक कचरा है ना, उसको तो कंपोस्ट मतलब खाद बनाने में काम ले लेंगे, और ये जो इनऑर्गेनिक जो कचरा है उससे बनाएंगे एनर्जी। तो जो 50 टन आरडीएफ है, 50 टन जो आरडीएफ है उससे 1 मेगावाट पावर बनेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मतलब इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकेगी। अब इसका यूज क्या है, क्यों इस इनऑर्गेनिक को यूज किया जा रहा है एनर्जी बनाने में? देखो, पहले जब ये इनऑर्गेनिक कचरा निकलता था तो इसको हम कहाँ रखते थे? या तो एक जगह इकट्ठा करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को, जैसे दिल्ली में जो बुराड़ी है वहां पर कचरे का बहुत बड़ा ढेर बन गया है, उसी तरीके से हर जगह ऐसे कचरे के बड़े बड़े ढेर बन जाते थे। या फिर उसकी जगह लैंडफिल साइट को यूज किया जाता था, मतलब जमीन में इनको दबा दिया जाता था और वेट किया जाता था कि कब ये गल जाए। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती थी, जब कचरे के बड़े बड़े ढेर बन जाते थे तो उनमें आग लग जाती थी। अभी दिल्ली में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है कि लैंडफिल साइट में आग लग गई, और उसकी वजह से फिर प्रदूषण जो है वो काफी इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या होता था कि लैंडफिल साइट में आप जब कचरे को दबा देते थे तो वहाँ की जो सॉइल स्ट्रक्चर है ना, उसका पोल्यूशन, बस सॉइल पोल्यूशन काफी इंक्रीज हो जाता था, और सॉइल की जो स्ट्रक्चर है वो काफी चेंज होकर के वो एज ए एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं रह जाती। तो ये प्रॉब्लम होती थी, और उस प्रॉब्लम को निजात पाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। किसके लिए? एनर्जी प्रोड्यूस के लिए। 600 टन पर डे यूज किया जाएगा इनऑर्गेनिक वेस्ट का, उससे 11.5 मेगावाट पावर यूज प्रोड्यूस की जाएगी, जिसकी जो वैल्यू है वो 2.4 लाख यूनिट पावर की, इतनी यूनिट इससे प्रोड्यूस होगी। अब इससे क्या है, देखो ये चीज तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेज हैं, कुछ परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कर्नाटका में ही ये स्टार्ट किया गया है, इससे पहले इंडिया के अलग अलग जगह पर ऐसा स्टेब्लिश किया जा चुका है, लेकिन वो एक प्रोडक्टिव जो रिजल्ट आना चाहिए था वो उसका नहीं आ पाया। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है कि देखो, इसके लिए सबसे पहले गुड मॉडल की जरूरत होती है। हमारे इंडिया के और भी सिटीज हैं, उन्होंने भी ऐसा मॉडल एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल करके आया। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे इंडिया का जो वेस्ट है ना, वो अलग है। मतलब विदेशों में क्या होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन होते हैं। किचन से जो कचरा निकलता है वो अलग डस्टबिन में डाला जाता है, और जो प्लास्टिक और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है वो अलग डस्टबिन में डाला जाता है। लेकिन इंडिया में इसके लिए अवेयरनेस की कमी है, और इंडिया में सब कुछ एक जगह मिला दिया जाता है। अब मिलाने के कारण क्या होता है, चाहे आप कितना भी यूज कर लो, कितना भी उनको अलग अलग कर लो, लेकिन फिर भी जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट के कचरे का पार्ट रह ही जाता है। तो इस तरीके के जो पावर प्लांट होते हैं उनमें जो एनर्जी बनाने के लिए हमें तरीका चाहिए, उसमें 5% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। 5% से ज़्यादा मॉइस्चर और 5% से ज़्यादा सिल्ट और सॉइल कंटेंट्स नहीं होने चाहिए उस कचरे में। लेकिन जो हमारा जो इंडिया का जो मिक्स्ड वेस्ट आता है ना, उसमें 15 से 20% तक क्या होता है, मॉइस्चर होता है उस मिक्स्ड वेस्ट में। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है सेग्रीगेशन के लिए। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप दोनों कचरों को अलग अलग, जैसे विदेशों में फॉरेन जो कंट्री है उनमें ऐसा ही तो किया जाता है, अलग अलग तो डस्टबिन रखे जाते हैं। तो उन पर ये, वहाँ पर ये मॉडल इजीली अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि जब इस तरीके का मिक्स्ड वेस्ट को यूज किया जाता है ना, इस तरीके के प्लांट मॉडल में एनर्जी प्रोड्यूस के लिए, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उस कचरे की वो बहुत कम हो जाती है। दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इन प्लांट्स में आप जो एनर्जी का यूज करोगे, जिन एनर्जी को यूज करोगे इन प्लांट्स को चलाने के लिए, वो 7 से 8 किलोवाट पर आवर, मतलब इतनी महंगी पड़ती है। और जब आप इससे एनर्जी जनरेट करोगे, मतलब यहाँ पर यूज करोगे आप एनर्जी, वो तो इतनी महंगी पड़ेगी। वो किससे ज्यादा होगी, मतलब कोयला और दूसरी चीजों को जलाने से जो एनर्जी निकलती है उससे काफी महंगी पड़ेगी।
तो देखो ये काफ़ी कंसर्न है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप सस्ता बेच नहीं सकते, लेकिन जो आप इसमें लगा रहे हो वो महंगा लगा रहे हो। तो इससे तो जो हम सोच रहे हैं वो तरीके से ये पावर प्लांट काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन सारे चैलेंजेस को हम अच्छे तरीके से सोल्व आउट कर सके तो ये इंडिया के लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकते हैं इस तरीके के पावर प्लांट, क्योंकि जो कचरे की जो समस्या है ना वो इंडिया में काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसके लिए काम किया जाना जरूरी है। देखो ये आरडीएफ टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए हैं टर्की देश के ऊपर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों लगाए हैं? देखो टर्की ने रसिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया है। इस डिफेंस सिस्टम को टर्की ने खरीदा है रसिया से। अब जो टर्की है वो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है और यूएस भी इसका सदस्य है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है कि इसके जो भी मेंबर्स होंगे, जब उनके ऊपर कोई बाहरी देश अगर आक्रमण कर रहा है तो सारे देश मिलकर के उस देश का साथ देंगे जो नाटो का सदस्य है। अब टर्की भी सदस्य है, यूएस भी सदस्य है। तो यूएस ने बोला है कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए एक मेजर कंसर्न है, और आप जाकर के नाटो के सदस्य होकर के भी आप रसिया से क्या खरीद रहे हो? डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हो, क्योंकि रसिया जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। तो इसलिए यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। एक एक्ट है 2017 का जिसको काटसा एक्ट बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहली बार टर्की पे लगाए हैं, इससे पहले ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर, रशिया पर सैंक्शंस लगा चुका है। कौन कौन लगा चुका है? यूएस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टर्की ने है ना बहुत अच्छा एक तरीका खोजा है। देखो टर्की के रसिया के साथ में बहुत सारे कंसर्न है, मतलब टेरिटरी के लेकर के बहुत सारे देशों में अपने अपने जो लैंड टेरिटरी है उनको लेकर के कंसर्न है। लेकिन उन सारे कंसर्न को दूर करते हुए जब उनकी प्राइवेट खुद की सिक्योरिटी की बात आई तो उन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा। तो इस आर्टिकल के थ्रू यूएस को भी ये सुझाव दिया गया है कि पहले 1990 में जो यूनिलैटरलिज्म जो चल रहा था, मतलब जो आपका एकाधिकार था, हर देश को आप प्रेशराइज कर सकते थे कि सब कुछ वॉशिंगटन के अकॉर्डिंग चले, अब ऐसा नहीं हो सकता है। देखो 1990 के लगभग 1991 में जो यूएसएसआर है, मतलब रूस है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो कई देशों में बट जाता है। और उस समय अमेरिका का क्या था? मेजॉरिटी थी हर देश के ऊपर। लेकिन अब जो है फॉरेन पॉलिसी और जो वर्ल्ड है वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ इंक्रीज हो रहा है। हर देश ऐसा नहीं है कि एक ही देश के ऊपर डिपेंड रहे, वो हर देश की और अपने जो संबंध है उनको मजबूत कर रहा है। तो अमेरिका को जो प्राचीन एंशियंट टाइम में जो चीज़ें हो रही थी उनसे बाहर निकलना होगा, और जो मॉडर्न समय में जो तरीका चल रहा है फॉरेन पॉलिसी को नियंत्रित करने का, उस तरीके से यूएस को भी सोचना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इंडिया और यूके रिलेशन को लेकर के। देखो अभी सबसे पहले जो कंसर्न की बात है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर डोमिनिक राब इंडिया की विजिट पर आए। और अब इंडिया की विजिट पर वो दो तरीके के लिए आ सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट कंसर्न है। एक तो 26 जनवरी को जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जॉनसन, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे हमारे गणतंत्र दिवस पर। तो हो सकता है कि वो उनकी प्रिपरेशन को देखने के लिए आए हों कि किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी को रखा जाएगा। और दूसरा, जो इंडिया के पीएम है उनको इनवाइट किया गया है अगले साल जो कोप की मीटिंग होएगी, इसके अलावा मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए जो मीटिंग होगी उसके लिए, और G7 की मीटिंग होने वाली है उसके लिए इनवाइट किया गया है पीएम को। अब G7 जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले G7, वर्तमान में जो G7 है ना वो पहले G8 था, लेकिन रशिया अब इसमें सदस्य नहीं है और ये G7 बन गया है। तो G7 के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो
वर्तमान में कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है उसके बाद में, मतलब पोस्ट कोविड के बाद में, और उधर जो यूके है उसमें भी पोस्ट कोविड, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कोविड। तो कोविड के बाद में वर्ल्ड कैसा होगा। और जो यूके है वो ब्रेग्जिट जो फॉर्मूला है, मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है 31 दिसंबर तक। उसमें मतलब एक पहले निकल तो चुका है, लेकिन जो ट्रेड संबंधी कुछ संबंधी वार्ताएं चल रही हैं उनको लेकर के 31 दिसंबर तक वो पूर्ण रूप से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। कहाँ से? ईयू से। तो ये जो संबंध होंगे पोस्ट कोविड और पोस्ट ईयू, इसके बाद में इंडिया और यूके के जो संबंध होंगे उनको लेकर के ये जो विजिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों के लिए क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है इस विजिट से, सबसे पहले हम वो प्रॉफिट देख लेते हैं। देखो, 2004 में इंडिया और यूके के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। तो इसमें ये प्रॉफिट देखा जा रहा है कि हो सकता है जब उनकी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ विजिट हो और अगले साल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाए तो इंडिया और यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को में काम कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंक्रीज करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इंक्रीज कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे एरियाज पर काम कर सकते हैं। जैसे मिलिट्री टाइज के लिए काम कर सकते हैं, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दोनों देश काम कर सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज के लिए उसको फाइट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए दोनों देश काम कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक जो एरिया है जहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं उनको काउंटर करने के लिए भी दोनों देश एक दूसरे का कोऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जब यूके यूरोपियन यूनियन से निकल रहा है और यूके धीरे धीरे अन्य देशों से, विश्व के अन्य देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। अब तक जो यूके है वो लगभग 20 ट्रेड डील साइन कर चुका है, जिसमें से जो सबसे अभी हाल ही में यूएस, जापान, वियतनाम, इन देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और जो 1 जनवरी से अस्तित्व में, इफेक्ट में आ जाएगी। तो हो सकता है कि इंडिया और यूके भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काम करें। आगे जो पॉजिटिव चीज है कि इंडिया और यूके की जो इंस्टीट्यूट हैं वो कोरोना वैक्सीन के लिए साथ काम कर रहे हैं। देखो, ऑक्सफोर्ड जो है यूके की इंस्टीट्यूट है और इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने साथ मिलकर के वैक्सीन डेवलप किया है कोरोना का। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा जो इंडिया और यूके हैं वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गए प्रॉफिट। दोनों के अगर संबंध डेवलप होते हैं और जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से संबंध चलते हैं तो इन सारी चीजों में इंडिया और यूके एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। अब परेशानियां क्या क्या हैं? देखो, परेशानियां की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यूके जो है वो पिछले 4-5 साल से ईयू से, यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए ब्रेग्जिट वाला जो काम है उसमें लगा हुआ है, जिससे इंडिया और यूके के जो रिश्ते हैं ना, जो रिलेशन है वो स्टेगनेंट हो गए हैं। मतलब कुछ समय के लिए एक जगह पर रुक गए हैं। अब रुकने की वजह से ऐसा नहीं है कि एक दूसरे देशों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक दूसरे देशों में विजिट नहीं की। हमारे मिस्टर मोदी हैं वो भी वहाँ गए और वहाँ की जो ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे, वो भी इंडिया में आई थी। लेकिन जो काम होना चाहिए था, जो प्रोजेक्ट बनने चाहिए थे, उन पर काम नहीं हो पाया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब बड़े बड़े मुद्दों पर बात नहीं हो पाई तो छोटे छोटे मुद्दों पर इंडिया और यूके उलझ गए। जैसे किस पर? वीजा के ऊपर। इंडिया ये चाहता है कि वीजा अगर मिले तो इंडिया के जो लोग हैं वो यूके में जाकर काम करें। एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है इंडिया और यूके के बीच में रिलेशन को लेकर के। देखो, अगर इंडिया को ये सारे प्रॉफिट होते हैं, ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट हो जाते हैं तो इंडिया को काफी प्रॉफिट होने वाला है। इंडिया यूके के थ्रू यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनमें एक अच्छी जगह बना पाएगा और धीरे से अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनको अन्य देशों के साथ भी एक्सटेंड कर पाएगा। देखो, यूके और इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इनमें हमें अंतर डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, अगर ये तीनों चीजें मिलती हैं, तीनों जगह मिलती हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों जो जगह हैं अगर इनमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दिया जाए तो वो होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। जब बहुत सारे किंगडम एक जगह मिल जाएं, यूनाइट हो जाएं तो उसको बोलते हैं यूके। तो ये डिफ्रेंशिएट हमें पता होना चाहिए।
नामों के आधार पे हम बहुत चीजें पता कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि यूके में और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है। नेक्स्ट जो कंसर्न है इंडिया और यूके के बीच में, वो ये है कि देखो जब भी इंडिया में कुछ चेंज होता है ना, तो यूके सलाह देने के लिए आ जाता है। जैसे इंडिया में चेंज हुआ, हमने आर्टिकल 370 को जब रिमूव किया तो यूके ने हमें सलाह दी। उसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मीन CAA आया और यहाँ हमारे प्रोटेस्ट चल रहा था, तब भी यूके के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हमारे मुद्दे पर बोला। और वर्तमान समय में चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, तो इस पर भी यूके के जो मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, ऑफिशियल उनका इस चीज़ पे मतलब उन्होंने बोला, इस चीज़ के जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पे उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। तो देखो कंक्लूजन में ये बात बोल सकते हैं हम कि जो मिस्टर राब आए उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा है वो यूके में काफ़ी फैला हुआ है, मतलब हमारे यहाँ के लोग काफ़ी यूके में रहते हैं। तो यहाँ की पॉलिटिक्स में जब कुछ चेंज होता है ना, तो वहाँ के लोग भी उससे इफेक्ट होते हैं और उससे यूके की पॉलिटिक्स काफ़ी इफेक्ट होती है। तो देखो इस चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में देख सकते हैं कि जब एक देश में कुछ होता है तो दूसरे देश की पॉलिटिक्स, हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स, हमारे इंडिया के मुद्दों से इफेक्ट हो रही है। तो इससे पता चल सकता है कि हमारे जो रिलेशन है वो कितनी बॉन्डिंग, कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखो सबसे लास्ट में ये सलाह दी गई है कि पोस्ट कोविड 19 के बाद में जो नया वर्ल्ड आने वाला है, जो नया वर्ल्ड होगा और पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद में जो रिलेशनशिप होने वाली है इंडिया और यूके की, उसमें जब यूके इंडिया के कंसर्न पर कुछ भी बोले तो थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाए। और जब इंडिया जो है, इंडिया के लिए जब यूके कुछ बोले तो सेंसिटिविटी दिखाए, और जब इंडिया उन कंसर्न को, उन बातों को सुने तो लेस सेंसिटिव हो जाए। मतलब ब्रिटेन जब कुछ बात कह रहा है तो इंडिया ज़्यादा सेंसिटिव ना हो करके लेस सेंसिटिव होए उन मुद्दों पर। तभी इंडिया और यूके की जो रिलेशनशिप है, जिनको हमें फ्यूचर में एक अच्छा भविष्य दिख रहा है, उसके लिए काम किया जा सकता है। तो देखो ये आज का हमारा डिस्कशन था, हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कशन किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।